अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11। आज उसका फ़र्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हीट और थर्मोडायनामिक्स क्या होती है, और उसका पहला आर्टिकल जो है उसे स्टार्ट करेंगे जो कि है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो चलें लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 11, और जिसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है जिसके अंदर हम लोगों ने हीट और थर्मोडायनेमिक्स दोनों को एक दूसरे के साथ एसोसिएट करके पढ़ना। बेसिकली दो ऐसी टर्म्स हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं जिनको एक दूसरे से अलग करके पढ़ा नहीं जा सकता। हीट हम लोग जानते हैं क्या होती है, लेकिन इस चैप्टर के आखिर तक जाते जाते हम हीट को डिफरेंट अंदाज में सीखेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि थर्मोडायनामिक्स बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि थर्म का वर्ड जो है वो हीट या टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है डिफरेंट साइंसेस के अंदर, और डायनामिक का जो वर्ड है ये इस्तेमाल होता है मूवमेंट के लिए, मोशन के लिए। तो अगर हम सिर्फ वर्ड की बात करें तो थर्मोडायनामिक्स, यहाँ से इस वर्ड से हम जो मतलब ले सकते हैं वो ये है कि यहाँ पे हीट की मोशन की बात होने जा रही है, कि हीट की मूवमेंट की बात होने जा रही है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम ओवरऑल थर्मोडायनामिक्स को देखें तो हम थर्मोडायनामिक्स को क्या कह सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स उन तमाम चीज़ों के साथ डील करती है जहाँ पे हमारे पास एनर्जी होती है, और मैटर के साथ एसोसिएटेड एनर्जी होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हीट एनर्जी को दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये हमारी बुक की पहली लाइन्स भी हैं कि अगर हम थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करें तो थर्मोडायनामिक्स क्या है? तो हम यहाँ पे लिखते हैं थर्मोडायनामिक्स thermodynamics deals with various phenomena of energy and related properties of matter, especially the transformation of heat energy into the other forms of energy। तो स्टूडेंट्स, ये जो थर्मोडायनामिक्स है ये ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की जिसके अंदर हम लोग एनर्जी को स्टडी करते हैं, और फिर एनर्जी जो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में मिलती है उसमें जो सबसे बेसिक फॉर्म है हीट एनर्जी, उसको दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है वो सीखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स बड़ी ही इम्पोर्टेंट और की लाइन है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ heat energy into the other forms of एनर्जी। यानी जो हमारे पास हीट एनर्जी है उसको हम किस तरह से दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और ना सिर्फ एनर्जीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बल्कि मैकेनिकल वर्क के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हम लोगों ने इसी चैप्टर के अंदर सीखना है। क्योंकि स्टूडेंट्स, जब हम बेसिक नेचर में मौजूद एनर्जीज़ की बात करते हैं तो जो रॉ एनर्जी हमें मिलती है वो बेसिकली हीट की फॉर्म में ही मिलती है। हमारे पास फ्यूल मौजूद है, हम उस फ्यूल को जलाते हैं और उससे जो एनर्जी हमारे पास बेसिक आती है वो हीट एनर्जी ही है, और फिर उसी हीट एनर्जी को हम लोगों ने दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ के अंदर कन्वर्ट करना होता है। यानी जो रॉ फॉर्म में हमें एनर्जी मिल रही होती है वो हीट की शक्ल में होती है, और इसलिए जब इस हीट एनर्जी से हम लोगों ने वर्क लेना होता है, हमें इसकी
ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से हम हीट एनर्जी को दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने बेसिकली हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ना है। जो हम इसी के अंदर हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से हमारा इंजन काम करता है, कि जब उसमें पेट्रोल को जलाते हैं और हीट मिलती है और फिर उस हीट को यूज़ करते हुए हम किस तरह से मैकेनिकल वर्क जो है वो जनरेट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड लॉज़ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ने। लेकिन ये सारी चीज़ें पढ़ने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें होना चाहिए वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, जिसको हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है? हम लोगों ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर इसे पढ़ा हुआ है, लेकिन हमें इसे फिजिक्स के अंदर भी पढ़ना है और फिजिक्स के लॉज के साथ रिलेट करके पढ़ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है? ये बेसिकली हमें बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में बताती है कि हमारी गैस के ऊपर मौजूद डिफरेंट पैरामीटर्स को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो उनके चेंज होने से किस तरह से गैस बिहेव करेगी, उसके बिहेवियर के स्टडी का नाम जो है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। और ये बहुत अच्छे से मैथमेटिकल मॉडल्स जो हैं वो भी डिज़ाइन किए गए हैं, जो हमने आगे जाके डिस्कस करने हैं। और उन मैथमेटिकल मॉडल्स की बेस पे हम बहुत सारे फिज़िकल फिनोमिना जो हैं, उन्हें भी एक्सप्लेन कर सके हैं। जैसे कि हमारे पास डिफ्यूजन ऑफ गैसेज़ है, फ्यूजन ऑफ गैसेज़ है, इसी तरह से ब्राउनियन मोशन है, जो हमारे स्मोक पार्टिकल्स की होती है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम उस वक़्त एक्सप्लेन कर सके जब हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज़ को जो था सामने पेश किया और इसी की बेस पे इलैबोरेट किया और उसका मैथमेटिकल मॉडल्स भी डिज़ाइन किए। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो बेसिक पोस्टुलेट्स हैं, वो बेसिक पोस्टुलेट्स कौन-कौन से हैं। स्टूडेंट्स, आपने इसे तैयार करना है। बेसिकली 5 पोस्टुलेट्स हैं, हमें सारे के सारे पोस्टुलेट अच्छे से समझ में आने चाहिए, क्योंकि इन्हीं की बेस पे हमने मैथमेटिकल मॉडल्स को आगे एक्सप्लेन करना है और ड्राइव भी करना है। तो स्टूडेंट्स, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेसिकली क्या करती है? हम लोगों ने सीखा कि ये एक ऐसी थ्योरी है जो गैसेस के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए या गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो काइनेटिक थ्योरी की बेसिस पे हम लोग बिहेवियर ऑफ गैसेस, इसे हम लोग स्टडी करेंगे। और बिहेवियर ऑफ गैसेस को स्टडी करने के लिए ये जो पोस्टुलेट्स हैं हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करते चले जाएंगे। जो हमारे पास पहला पोस्टुलेट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, उस वो यहाँ पे आपके सामने उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस consists of a large number of molecules। यानी हमारे पास जो गैस है अगर उसका फाइनाइट वॉल्यूम हो, फाइनाइट वॉल्यूम का मतलब क्या है? फाइनाइट वॉल्यूम का मतलब ये है कि हमने उसको किसी कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, किसी ऐसी जगह के अंदर रखा हुआ है जिसका वॉल्यूम कन्फाइंड है। जैसे अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें और उसके अंदर हम किसी गैस को रिलीज़ कर दें, तो वो फाइनाइट वॉल्यूम नहीं है, उसको जितनी जगह मिलती चली जाएगी वो उसके अंदर बिखरती चली जाएगी। लेकिन अगर हम लोग कोई एक कंटेनर ले लें और उस कंटेनर के अंदर गैस को प्लेस कर दें, या हम कोई एक रूम है उसको सील्ड कर दें हर डायरेक्शन से, कि ना उसमें कोई बाहर से गैस अंदर आ सके, ना अंदर से कोई गैस बाहर जा सके, तो वो जो रूम होगा वो सारे का सारा रूम भी एक फाइनाइट वॉल्यूम होगा और उसके अंदर जो गैस होगी उस फाइनाइट वॉल्यूम के अंदर कन्फाइंड होगी। तो अगर फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस हो तो इट कंसिस्ट्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उसमें बहुत सारी मिकदार में मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। अगर हम एक कंटेनर की भी बात करें तो हमें पता है कंटेनर के अंदर अगर हम बिल्कुल थोड़ी सी भी गैस प्लेस कर देते हैं, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक क्यूबिकल कंटेनर मौजूद है, लेट्स सपोज इस तरह का स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्यूबिकल कंटेनर मौजूद है। अब इस क्यूबिकल कंटेनर की अगर हम लोग किसी एक लेंथ को 1 सेंटीमीटर का भी नाम दे दें, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब है कि ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का एक कंटेनर है। तो इसके अंदर भी जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, लार्ज नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे। हमें पता है कि अगर 1 मोल भी किसी गैस का मौजूद हो तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हमारे पास गैस के मौजूद होंगे। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट है कि फाइनाइट वॉल्यूम होगा तो लार्ज नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स गैस के अंदर मौजूद होंगे। सेकंड पॉस्टुलेट स्टूडेंट्स देखिएगा, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है स्टूडेंट्स। द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स का साइज है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स का साइज है इज मच स्मॉलर, बहुत छोटा है, देन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासले को अगर मॉलिक्यूल्स के साइज के साथ कंपेयर किया जाए तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है, जो उनके दरमियान सेपरेशन है, वो उनके साइज के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। क्या मतलब है इसका? लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कंटेनर के अंदर हमने मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं और उनमें से एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मौजूद है और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये उस मॉलिक्यूल का साइज़ है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके नियरेस्ट कोई और मॉलिक्यूल जो हमारे पास मौजूद है, अगर उसका इसके साथ कंपैरिजन करें कि वो कितने फासले पे मौजूद होगा इसके साथ, तो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि वो वाला मॉलिक्यूल जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो इतनी जगह पे इस फासले पे इसके साथ में मौजूद है। अब स्टूडेंट्स अगर इसके साइज़ का कंपैरिजन करें तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इस मॉलिक्यूल का साइज़ है। और अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान सेपरेशन की बात करें तो ये इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान सेपरेशन है। तो स्टूडेंट्स साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल और उनके दरमियान जो सेपरेशन है इसका कंपैरिजन अगर करें तो सेपरेशन बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू साइज़। समटाइम्स नॉर्मल कंडीशन में ये 300 टाइम्स इसके बराबर या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। यानी जो मॉलिक्यूल्स का साइज़ है और उनके दरमियान जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये बताने का यहाँ पे मकसद क्या है? इससे ये चीज़ इसलिए बताई जा रही है कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा फासले पे मौजूद होते हैं कि उनके इंटरेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। यानी वो एक दूसरे के ऊपर जो फ़ोर्स है, वो जो एक्सर्ट करना चाह रहे हैं, वो इस स्टेट में एक्सर्ट नहीं कर सकते। वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे पड़े हुए होते हैं। तो ये है, द साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का साइज़ और उनकी सेपरेशन जो है वो इस तरह से कंपेरेबल है। थर्ड पोस्टुलेट की तरफ स्टूडेंट्स हम लोग जाते हैं। थर्ड पोस्टुलेट क्या है? द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनकी जो मोशन है वो रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन का मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि एक कंटेनर के अंदर जो बीसियों मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, रैंडम मूव कर रहे हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। कोई भी डायरेक्टेड मोशन नहीं इनकी होती। जैसे अगर हम बात करते हैं कि करंट, जब किसी भी सॉलिड के अंदर करंट फ्लो करता है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से तमाम इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में डायरेक्टेड मोशन जो है वो कर रहे होते हैं, एक ही डायरेक्शन में सारे मूव कर रहे होते हैं। तो वो जो मोशन है वो डायरेक्शनल मोशन है, वो रैंडम मोशन नहीं होती। लेकिन अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं किया होता तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स हर डायरेक्शन में, कोई इधर डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एक कंटेनर मौजूद हो, जैसे ये मैं आपके सामने एक कंटेनर बना रहा हूँ और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हों। लेट्स सपोज यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये हमारे पास बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन सारे मॉलिक्यूल्स की अगर मोशन की बात करें तो वो रैंडम है। कोई मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है। यानी जो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद हैं वो रैंडम मोशन के अंदर मौजूद हैं। हर डायरेक्शन में हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर रहे होंगे। इनकी मोशन रैंडम है, डायरेक्टेड नहीं है। यानी किसी एक डायरेक्शन में सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव नहीं कर रहे होते। उसके बाद एंड मे चेंज देयर डायरेक्शन, और इनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है आफ्टर एवरी कोलिजन। यानी इनकी जो डायरेक्शन चेंज होगी वो कोलिजन की वजह से होगी। अब कोलिजन क्या हो सकती है? नॉर्मली तो हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास मौजूद हैं उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है।
डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन उनके दरमियान कोई भी नहीं हो रहा होता। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये मॉलिक्यूल्स रैंडम स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं तो ये टकरा सकते हैं। ये एक दूसरे के साथ भी इनकी कोलिजन हो सकती है और जिस कंटेनर में इनको रखा गया है, उस कंटेनर की वॉल्स के साथ भी इनकी कोलिजन हो सकती है। तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बताया गया है कि उनकी जो डायरेक्शन है सिर्फ़ उस वक़्त चेंज होगी या सिर्फ़ उस वक़्त चेंज हो सकती है जब कोलिजन हो। किसके साथ? कोलिजन विद अदर मॉलिक्यूल्स और कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कि कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलिजन हो या दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन हो तो उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकती है। अब अगर सिंपल एक ही गैस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो गैस है उसमें जो हमारे पास कंटेनर है उसमें डिफरेंट गैसेस की बजाय एक ही गैस के सारे मॉलिक्यूल्स अगर हमने इकट्ठे किए हुए हैं और उनका एक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे मौजूद है और एक और मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे मौजूद है, तो अगर ये मूवमेंट कुछ इस तरह से हो कि पीछे वाला मॉलिक्यूल इससे टकराए, कोलिजन हो, तो कोलिजन के बाद पॉसिबिलिटी है कि जो पीछे से आने वाला मॉलिक्यूल है वो इस डायरेक्शन में चला जाए और ये वाला जो है इस डायरेक्शन में चला जाए, यानी दोनों की जो डायरेक्शंस हैं वो चेंज हो जाएँ। और दूसरा क्या हो सकता है कि जब ये किसी वॉल के साथ टकराएगा तो वॉल से टकराने के बाद बाउंस बैक करके पीछे की तरफ चला जाएगा या किसी स्पेसिफिक एंगल पे टकराता है तो टकराने के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। तो फिर स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि मूवमेंट रैंडम है और उस रैंडम मूवमेंट में जो डायरेक्शन का चेंज होना है वो सिर्फ उस वक़्त होता है जब कोलिजन हो, कोलिजन के बगैर डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। ये हमारा थर्ड पोस्टुलेट है। फोर्थ पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अभी हमने देखा कि कोलिजन 2 तरह की हो रही हैं। या तो मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में टकराएँगे या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराएँगे। तो इन दोनों केसेस में क्या है? द कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स, जो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, या वो कंटेनर की वॉल्स के साथ टकरा रहे हैं, एज्यूम्ड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। तो जो कोलिजन है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है कि परफेक्टली इलास्टिक होती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट है। मैथमेटिकल मॉडल की डेरिवेशन की तरफ जब हम लोग जाएँगे तो इस पोस्टुलेट ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है कि हमने ये चीज़ अज़्यूम की हुई है कि हमारे पास जब भी कोलिजन इस केस में हो रही होगी, वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगी। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये चीज़ सीखी भी थी कि इलास्टिक कोलिजन क्या होती है। हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। इलास्टिक कोलिजन स्टूडेंट्स वो कोलिजन होती थी जिस कोलिजन में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती थी। यानी एक सिस्टम में अगर 2 मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं तो टकराने से पहले और टकराने के बाद जो उन दोनों की काइनेटिक एनर्जीज़ का सम है वो इक्वल होने चाहिए, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी उनकी चेंज हो जाए, ये इलास्टिक कोलिजन है। यानी अगर हम इसको इस तरह से देखें कि हमारे पास ये कंटेनर था जिसके अंदर मॉलिक्यूल मौजूद था। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक मॉलिक्यूल था। अब ये मॉलिक्यूल जब इससे टकराने के लिए इसकी डायरेक्शन में आएगा कंटेनर की वॉल के साथ, तो स्टूडेंट्स ये अपना कुछ ना कुछ मोमेंटम लेके आएगा और कुछ ना कुछ एनर्जी भी लेके आएगा। लेट्स सपोज इस मॉलिक्यूल का जो मास था स्टूडेंट्स, उसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल m के साथ, और इस वक़्त जो इसकी वेलोसिटी थी उसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं v के साथ। तो स्टूडेंट्स ये जो मॉलिक्यूल है ये अपना मोमेंटम लेके आएगा जिसे हम लोग mv कहते हैं। वो mv मोमेंटम लेके आएगा और इससे टकराएगा, और टकराने के बाद क्या होगा? अब ये जो वॉल है कंटेनर की, इसके ऊपर जब ये कोलिजन होगी तो कंटेनर की वॉल का साइज़, कंटेनर की वॉल का मास एज़ कंपेयर टू द मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग ये सीख चुके हैं कि अगर एक लाइटर बॉडी एक मैसिव बॉडी से कोलाइड करती है तो कोलिजन के बाद जो मैसिव बॉडी है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लाइटर बॉडी उससे टकराती है वो उतनी ही स्पीड के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करके वापस चली जाती है। तो अगर ये इस मोमेंटम के साथ हमारे पास आया होगा तो टकराने के बाद ये इस मोमेंटम के साथ वापस चला गया होगा। ये माइनस का साइन ये बता रहा है कि डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई हुई है। यानी
उसके पास जो ओवरऑल एनर्जी है उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि स्टूडेंट्स हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फ़ॉर्मूला होता है हाफ़ mv स्क्वायर। अब ये जो m है ये तो वैसे ही मास है, v जो है यहाँ पे स्पीड है। अगर ये टकराने से पहले v वेलोसिटी के साथ आ रहा था तो टकराने के बाद माइनस v वेलोसिटी के साथ जा रहा है। लेकिन अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड सेम है, सिर्फ वेलोसिटी चेंज हुई है, वो भी इसलिए चेंज हुई क्योंकि डायरेक्शन बदल गई है। तो स्पीड में तो डायरेक्शन का अमल दखल होता ही नहीं, इसलिए टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों केसेस में जो स्पीड है वो सेम रहती है। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो स्टूडेंट्स ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट है, आपने इसे याद रखना है। और ये सिर्फ कंटेनर की वॉल्स के केस में नहीं होता, ये अगर मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, एक दूसरे के साथ कोलिजन होगी, जैसे हमने ये एग्जांपल ली, तो इस केस में भी बिल्कुल इसी तरह से होगा कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व रहनी है, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है इस केस में, और टोटल एनर्जी जो है वो भी कंजर्व रहती है। और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, और इसके लास्ट पोस्टुलेट को देखते हैं। मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ कोलिजन। कि मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ कोलिजन। सिर्फ उस वक़्त जब वो आपस में टकराते हैं उस वक़्त फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उसके अलावा मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे के ऊपर कभी भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करनी। ये बताना क्यों ज़रूरी है? स्टूडेंट्स हमें पता है कि कोई भी मैस पार्टिकल्स अगर मौजूद हों तो वो मैस पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और उस फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। ये स्टूडेंट्स फार्मूला है फोर्स की कैलकुलेशन का, कि दो मैस पार्टिकल्स जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इस केस में अगर हम लोग देखें तो दो चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। पहली चीज़ कि जो मैस है हमारे मॉलिक्यूल्स का वो बहुत कम होता है। तो अगर मैस बहुत कम होगा तो इसका मतलब है कि फोर्स भी कम होगी, क्योंकि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैस के साथ। और दूसरा, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, जो हम लोगों ने इसके सेकंड पोस्टुलेट के अंदर डिस्कस कर लिया था कि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया फिर भी फोर्स कम हो गई, मास कम हो गया फिर भी फोर्स कम हो गई। यानी ओवरऑल जो हम इस पे देख रहे हैं कि ये फोर्स जो है वो प्रैक्टिकली बहुत कम होती है। तो मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। तो प्रैक्टिकली अगर हम इसकी बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फोर्स इतनी थोड़ी है कि नेग्लिजिबल है, ओवरऑल इसका कोई इफेक्ट नहीं है, और हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे इस केस में। हाँ, लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं तो कोलिजन के केस में, कोलिजन के रिजल्ट के तौर पे ये मॉलिक्यूल्स यकीनन एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स वो वाली फोर्स जो है हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं जो कोलिजन की वजह से हो रही है, लेकिन उसके अलावा कोई भी फोर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट कर रहे हो। ये जो पोस्टुलेट है स्टूडेंट्स, ये उस वक्त तक वैलिड रहता है जिस वक़्त तक हमारे पास गैस का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है। बाज़ केसेस के अंदर अगर हम गैस को कंप्रेस कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है और इस पूरे के अंदर लेट्स सपोज़ गैस है। अब वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले के ऊपर मौजूद होंगे, जैसा हमने वहाँ पे दिखाया। लेकिन अगर हम इस मूवेबल पिस्टन को नीचे लेके आते जाएँ और गैस को कंप्रेस करते-करते लेट्स सपोज़ हम इस जगह तक ले आएँ। अब स्टूडेंट्स देखिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो गया। जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसिंग है, जो फासला है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ऐसे केस में कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे ये पोस्टुलेट जो है वो एप्लीकेबल नहीं रहता कि अगर आपने काफ़ी ज़्यादा गैस को बहुत थोड़े से वॉल्यूम के अंदर कंप्रेस करके रखा हो। अदरवाइज़ नॉर्मल स्टेट्स के अंदर हमारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे होते। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास पोस्टुलेट्स, इनको आपने अच्छे से ज़हन में रखना है ताकि हम आगे जो मैथमेटिकल मॉडल्स की डेरिवेशन की तरफ जाते हैं वो आपके लिए आसान हो जाए।
तो ये था स्टूडेंट्स हमारा पहला लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हीट और थर्मोडायनामिक्स है क्या, और फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है और उसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कैसे अटेम्प्ट करना है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।